हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आया हूं, जिसमें हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देख रहे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ मेजर चीजें आपको इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको आएगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर डैनियल सेल आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, टाइप ऑफ सेल के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। टाइप ऑफ सेल इसमें आता है जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इसके दो टाइप मेजरली हम लोग इस सिलेबस में, हमारे सिलेबस में कौन सा, एक होता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके बीच में आपको स्टार्ट में ये दिखेगा। उसके बाद जैसे आप चैप्टर से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक इक्वेशन दिखाई देखने का, जिसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसके आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा पेपर में, चाहे वो बोर्ड की बात करूं, चाहे जेई की बात करूं, चाहे नीट की बात करूं, अदरवाइज सीयूईटी की भी आप ले सकते हो। आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आगे आपको कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मतलब कंडक्टेंस इन सेल, कंडक्टेंस इन सेल, कंडक्टेंस इन सेल, कंडक्टेंस इन सेल के बाद जब से आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपके इसी में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही आपको फ्राइडे लॉज देखने को मिलेगा। फ्राइडेज लॉज के बेसिस पे आप भी क्वेश्चंस आते हैं। फ्राइडेज लॉ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कहां पे? एग्जामिनेशन में। जैसे आप पेपर के, मतलब इस बुक के लास्ट पोर्शन में जाओगे तो वो सेल का डिफरेंट टाइप सेल का एग्जांपल दिया हुआ है। मरकरी ओरिएंटेड सेल, प्रिमिटिव सेल, मतलब अलग अलग एग्जांपल दिया हुआ है। उसको हम लोग रिचार्जेबल सेल, नॉन रिचार्जेबल सेल, मतलब लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, पूरे डिटेल तरीका से हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो बिना किसी टाइम का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिटेल वे में, जैसे आपने सोल्यूशन आपको बताया था, सोल्यूशन में जो असर्शन रीजन वाले एक क्वेश्चन था उसमें, और पहला ही क्वेश्चन में x2 बार आता, p2 माइनस p नोट आ जाता। दैट इज मतलब थोड़ा सा मिस्टेक था, लिखने में हो गया था, वो आप समझ गए होंगे, मैंने बता भी दिया था वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं कहां पे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आगे जैसे बढ़ूंगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है। अच्छा, जो ये आप दिख रहे होगे ना पीछे में, आज मैं कुछ अमेजिंग चीजें लेके आया हूं। हर एक क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करके जाऊंगा कि आप जो फिजिकल केमिस्ट्री हुआ बना के रखे हो कि सर मेरे से बनता नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, नहीं भैया, इजी क्वेश्चंस आते हैं, और सारे के सारे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए होते हैं, लाइन दिए हुए होते हैं, उसका भी प्रूविंग दिखाऊंगा। इधर एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, एक आध क्वेश्चंस में ऐसे दिखा है, मैं ट्राई करने के लिए लाया, बट ये चीज दिखने में आपको प्रॉब्लम होगा, बट जब आपको ये चीज प्रोवाइड कराऊंगा, क्या इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आपको क्लियर दिख जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन पहला जो है आपसे क्या कह रहा है कि विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। इन सारे में से कौन ऐसा सेल होगा जो कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेगा? देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड मतलब ही होता है जब भी किसी भी हम लोग सेल का कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं। क्या बोला? जब भी किसी सेल का कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम पर या 1 बार पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है दैट इज इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया? अब जैसे आप क्वेश्चंस को देखोगे, और देखो ये वाला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन को देखता हूं, पीटी सॉलिड स्टेट में H2 जिसका प्रेशर है 0.1 बार। मैंने क्या बोला? 1 बार प्रेशर होना चाहिए। दूसरा केस में पीटी सॉलिड है, H2 गैसियस है, 1 बार है, H प्लस भी 1 मोलर है, Cu प्लस लेकिन 2 मोलर दे दिया। नहीं, स्टैंडर्ड स्टेट में सारा का सारा 1 मोलर होगा। पीटी H2 1 गैसियस है, 1 बार है, H प्लस भी 1 मोलर है, Cu प्लस भी 1 मोलर है। आंसर तो अपना थर्ड आ गया। लेकिन जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर एक्यूरेट जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वही यहां पर दिया हुआ है। गौर से देखेंगे ये वाला रिएक्शन को, एक तो ये प्लेटिनम वाला रिएक्शन है, ठीक है मेरे बच्चा, और एक यहां पर आप गौर से देखोगे जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में डिट्टो लिखा हुआ है। आप जाके चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी का पेज नंबर, जहां पे आपको पोटेंशियल के बारे में लिखाया हुआ है। स्टार्टिंग के तीसरा ही पेज का ये स्निप है जो मैंने आपको दिखाया। तो यहां पर क्वेश्चन है डिट्टो, उसका लाइन आंसर होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे, 1 बार है, 0.1 मोलर हो गया, तो भैया नहीं,
1 मोलर हमारा होना चाहिए और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोड होगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको बोलेंगे। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, एनसीईआरटी एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल के लिए ही फेमस है। एनसीईआरटी आप कितना भी एनसीईआरटी पढ़ लो, जब तक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और पेपर में इन चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आए हैं, आप जाके पीवाईक्यू लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, लास्ट में कराऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एमजी इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंगली टू द इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन दिया है मेरे लल्ला? ये कोई और इक्वेशन नहीं, ये नॉस्ट इक्वेशन है। इसमें क्या दिया है, ई एम जी टू प्लस, देखो इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया मेरे लल्ला ध्यान से समझो, ई एम जी प्लस टू, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, ई एम जी जो प्लस टू है वो किस में जा रहा है, एम जी में जा रहा है। इसका क्या दे रखा है, ई दे रखा है, ई मतलब सेल, ई सेल दे रखा है, मतलब पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है, ई नॉट सेल। ठीक है मेरे लल्ला, किसका, एम जी टू प्लस से, एम जी टू प्लस से एम जी, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं माइनस का 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग। अच्छा, लॉग का अगर आप लोगों को बेसिक मैथ अगर आप लोग पढ़े होगे, लॉग ए टू दी पावर एन होता है मेरे लल्ला, तो ये हो जाता है एन लॉग ए। अगर ये चीज आप जानते हो ना, ये चीज मेरे प्यारे नन्ना मुन्ना अगर आप जानते हो तो बस क्वेश्चंस 1 मिनट में बन जाएगा। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में क्या था, बस ये एक लॉजिक था कि सर जब भी लॉग के पावर में एन आता है ये यहां चला आता है, एन लॉग ए हो जाता है। अब देखो सर, अगर मैं एम जी की पावर 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं एम जी 2 प्लस की पावर -1, इसमें कोई डाउट? अरे इसमें कोई डाउट? अरे मेरे लल्ला 1 बाय अगर n लिखा हुआ है तो इसको नहीं लिख सकते n की पावर -1। ये दो बेसिक सी चीजें हैं। अगर ये बेसिक सी चीजें आपको अगर आता है तो क्वेश्चंस खत्म हो गया। क्या हो गया खत्म? ध्यान से समझो, क्वेश्चंस में क्या हो गया सर, ये माइनस यहां चलाएगा और माइनस यहां चलाएगा तो प्लस बन जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा ई एम जी प्लस 2, और एम जी में जब जा रहा है तो यहां पर हो रहा है ई नॉट। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में, ई नॉट मतलब मेरे लल्ला स्टैंडर्ड स्टेट में, हाँ या ना? यहां सर बन गया प्लस, यहां पर बन गया 0.059 डिवाइड बाय 2 और हो गया हमारा लॉग एम जी टू प्लस। अब देखो जैसे हमने ये किया, ये क्या है सर, ये अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म में ग्राफ बन गया। अरे नहीं चमका तुमको, मैंने बोला सर अगर इसको y बोल दूं, इसको m बोल दूं, ये क्या हो गया मेरे लल्ला, ये हो गया m। ये क्या हो गया मेरे लल्ला, ये वाला पार्ट ये हो गया x। ये क्या हो गया पट्टा लल्ला मेरे, ये हो गया c। और ये क्या हो गया मेरे लल्ला, इसको बोल दियो y। तो बेसिकली आप देखोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m क्या हो गया 0.059/2। सी क्या हो गया सर, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड स्टेट में एम जी टू प्लस से एम जी में जा रहा है सर। सी हो गया, एम क्या हो गया बता दिया, एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया सर एम जी टू प्लस। तो अब आपको क्या करना है, लॉग एम जी टू प्लस। ये वाला जो आप इक्वेशन देखते हो ये किसका इक्वेशन होता है? तुम बोलोगे सर ये एक लाइन का इक्वेशन होता है। अब देखो लाइन का इक्वेशन कहां है, लेकिन ध्यान रखेंगे सी इंटरसेप्ट भी हो तो उसमें सी इंटरसेप्ट भी होना चाहिए। अब देख लो 4 ऑप्शन में से क्या सर ये लाइन का इक्वेशन है, लेकिन इसका सी इंटरसेप्ट क्या है मेरे लाला, सी 0 है। लेकिन सी 0 नहीं है, अपने पास सी क्या है, 0 सॉरी स्टैंडर्ड स्टेट में ई एम जी टू प्लस से एम जी में। इस क्वेश्चन में देखेंगे बिल्कुल यहां पर है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लाला, ई नॉट एम जी टू प्लस से किस में जा रहा है, ये एम जी में जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया सी, ये हमारा क्या हो गया सी, वाई इंटरसेप्ट, अरे वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। उसके बाद सर अगर मैं एम की बात करूं, स्लोप की बात करूं, सर एम कितना आ गया इस क्वेश्चन में, एम आ गया 0.059 डिवाइड बाय 2। कोई डाउट वाली बात? सर एक्स एक्सिस पे सर होना चाहिए लॉग एम जी टू प्लस। देखो सर वाई एक्सिस पे होना चाहिए सर वाई मतलब स्टैंडर्ड स्टेट नहीं, नॉर्मल स्टेट में पोटेंशियल mg2 प्लस से mg में जा रहा है। देखो तो अपना आंसर तो आ गया सर सेकंड वाला ऑप्शन। सर ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, अरे यार ये पैराबोला का ग्राफ है सर, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, तो सर ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि वाई एक्स प्लस एम एक्स प्लस सी। लॉजिक समझ में आया सर? दो बेसिक सा इंफॉर्मेशन, बेसिक मैथमेटिक्स अगर आता था हमको क्वेश्चंस में दे रखा था किसके बीच में, mg2 प्लस से mg और मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में और नॉर्मल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉर्मल पोटेंशियल के बीच में हमारा ग्राफ था सर। मैंने पता चल गया इससे कि सर कैसे ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन फिर आपसे कह रहा है, देखो मैं कह रहा हूं ना थ्योरी क्वेश्चन और डायरेक्ट आपको प्रूफ देके जाऊंगा। देखो पिछला क्वेश्चन में कि टॉप क्वेश्चंस नहीं था, ये एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, ये बेसिक मैथमेटिक्स आप जानते होगे, क्वेश्चन सीजी 2 सेकंड में कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? कह रहा है ई सेल एंड डेल्टा आरजी। देखो दोनों के बीच में रिलेशन होता है, क्या होता है, डेल्टा
डेल्टा अगर मैं बात करूं, जी की बात करूं, डेल्टा आर जी की बात करूं तो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये होता है, अरे ये होता है, हाँ या ना लल्ला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर मैं आपसे बात करूं, ये चीज आपको पता है। और अगर आपको बात करूं ई सेल, अगर आप बोलोगे सर सब्जेक्ट बना दो, ई सेल को सब्जेक्ट बनाओगे तो तुम बोलोगे सर क्या हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा सर डेल्टा आर जी डिवाइड बाई सर एन एफ। मतलब अगर आप गौर से देखोगे, क्या आपने किया, नंबर और फ्राइडे से डिवाइड कर दिया। और आपको एक चीज पता होगा कि क्या पता होगा, जब 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 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं नंबर से, मोल से या नंबर से, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी पढ़ाया गया होगा थर्मोडायनेमिक्स में। मेरा थर्मोडायनेमिक्स वाला सेशन नहीं किया, जाके देख लो। मैंने बोला था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दोनों में, क्यों मोलर कहते हैं तो हमने मोल से डिवाइड दे दिया, अरे एक मोल ले लिया, अरे नहीं समझ में आया। लेकिन हीट कैपेसिटी कहते हैं तो पूरे मोल का ले लेते हैं। तो ये वाली छोटी छोटी चीजें मैंने थर्मोडायनेमिक्स में ट्रिक बताया है, नहीं देखे हैं 11th का तो 11th का देख लीजिए। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा था, डेल्टा जी नॉट क्या है। डेल्टा जी नॉट नंबर पे डिपेंड करता है। डेल्टा जी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया मेरे लल्ला, ये हो गया सर नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कौन सा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, अरे जो नंबर पे डिपेंड करता है। और ई नॉट सेल क्या हो गया सर, देखो ना ई नॉट सेल को नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये क्या हो गया सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो मैंने आपको लॉजिक बताया, डेल्टा जी एन पे डिपेंड कर रहा है, और जब एन से डिवाइड कर देते हैं तो ई नॉट सेल क्या आ जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो तुमने कंसंट्रेशन में अमाउंट चेंज किया तो भी ई नॉट सेल चेंज नहीं होगा, बल डेल्टा चेंज हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ई नॉट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल डेल्टा जी नॉट मतलब ऑफ द सेल रिएक्शन विल बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल ऑप्शन 3 सही है, जो यहां पे लिखा भी गया है। आप गौर से देखोगे, आप गौर से देखोगे इस वाले लाइन में यही चीज लिखा हुआ, और जो मैंने फार्मूला बताया वो फार्मूला भी है, जो मैंने फार्मूला बताया वो फार्मूला भी है यहां पर, और उसके बाद ये भी हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यहां पर स्टैंडर्ड नहीं लेते हैं, यहां पर नॉर्मल वाला लेते हैं, यहां पर नॉर्मल वाला लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होता है, नॉर्मल है। हालांकि स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम पे ले सकते हैं, जीरो हो जाता है, इनर सेल जीरो हो जाता है तो स्टैंडर्ड वाला ही बन जाएगा। बट आप ये समझो, क्लियर हुआ। देखो मैं फिर कह रहा हूं ना, एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो रामबाण है ही, फिजिकल का भी लाइन बाय लाइन अगर आप करके जाओगे तो आपका 80% क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इस बात की मैं गारंटी कहता हूं। एडिशनल आपको प्रॉब्लम जो मैं आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे दे रहा हूं वो आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड। क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है, मान लो आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, आपके पास क्या है मेरे लल्ला, दो इलेक्ट्रोड है। आपके पास मेरे लल्ला क्या है, दो इलेक्ट्रोड है। आपके पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड है। समझो मेरी बात को, आपके पास एक ये इलेक्ट्रोड है और आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इसके बीच में मान लो आपने क्या रखा है, आपने एक पोटेंशियल अप्लाई करके रखा है। इसके बीच में आपने क्या अप्लाई करके रखा है मेरे लल्ला, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, हाँ या ना, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है। इधर क्या इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक ये पूरा हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही हो गया, हाँ या ना। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये सब पूरा कहानी बताया, एक कैथोड हो जाएगा एक एनोड हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, जब व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, जब कोई करंट ड्रॉन नहीं किया जाता है उस समय के पोटेंशियल, यहां पर तो अभी करंट फ्लो हो रहा है, बट अगर मान लो मैंने इसको हटा दिया, मगर इसको हटा दिया, इस समय जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, उस समय के इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। आईसीएससी वाले बच्चे होंगे तो आपको पिछले क्लास 9th में ही पढ़ा गया जाता होगा। सीबीएसई वाले बच्चे आपको क्लास 11th 12th में पढ़ाया जाता है। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ईएमएफ, क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव क्या होता है मेरे लल्ला, फोर्स। जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल आप मेजर करते हो, ध्यान रखेंगे जब उसके बीच में कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जाता, कोई करंट आप पास नहीं कराते हो, उस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, आपका आंसर पता चल गया होगा, आंसर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, अब यहां पर लिखा भी हुआ है, देखो पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड द एनोड। इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। एनोड और कैथोड के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। बट व्हेन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन नो करंट, अरे लल्ला ध्यान से देखो रे, क्या बोला, क्या बोला,
व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, जब अगर तुम सेल से कोई करंट नहीं निकालते हो तो उस समय के जो पोटेंशियल सेल डिफरेंस होता है, उस समय के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड और कैथोड को, उसी को हम बोलते हैं सेल ईएमएफ। समझ में आया? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, इसीलिए बहुत अच्छे से देवी और सज्जनों में एक्सप्लेन कर रहा हूं सारा डिफिनेशन। सेल पोटेंशियल क्या होता है? दो पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। जब हमारा करंट सेल यूज में नहीं होगा तो उसको उसी सेल पोटेंशियल को हम लोग सेल ईएमएफ बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एनोड, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सेल वोल्टेज तुमको पता ही है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन मतलब जो इलेक्ट्रोड कैथोड के बीच में। सारा डिफिनेशन लिखा हुआ है आपके बुक में, बस आपको पढ़ना है कायदे से, ठीक है। इसका मैं पूरा नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, तो अगर आपको चाहिए एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन नोट्स तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं दे दूंगा। ये नोट भी मिलेगा, उसके अलावा एडिशनल जो एनसीईआरटी का नोट्स होता है वो भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखो दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम होता है बस एक सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आपको चाहे जहां पर भी लेक्चर देखे होगे, चाहे बुक पढ़े होगे, ये चीज आपको पता होगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था लल्ला? नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? कौन सही नहीं है? पहला वाला तो बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल, मैंने बोला ना, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो जब आप यूज करते हो क्या एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो वो इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर लेता है, लेकिन जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो वो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए सरफेस तो प्रोवाइड कर देता है बट खुद पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं लेता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बात सही है। अरे यार, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा? कैसे हमारा मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कैसे कंप्लीट होगा? तो ये बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। अरे मेरे लल्ला पढ़े होगे ना, Cu2+ क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर जाता है? अरे Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया सर? ये बन जाता है सर Cu। अरे हाँ या ना? ये कहां हुआ? इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहां पर होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होता है। ये सब आप बेसिक पढ़ चुके हो यार, नहीं पढ़े हो तो चलो मैं बता देता हूं। चलो मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजें आपको पता है, नहीं पता है तो समझ लो। क्या समझ गए? हाँ या ना? बिल्कुल। अगर इस बात को समझ गए आप मेरे लल्ला, अब क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस में हमको इतना कुछ करना ही नहीं था। कह रहा था इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। देखो कैथोड या एनोड, एक इलेक्ट्रोड या तो कैथोड करा सकता है, कैथोड या तो ऑक्सीडेशन करा सकता है या तो रिडक्शन करा सकता है। वैसे आपको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। सेल चेंज होने से ये चीजें चेंज हो जाता है। गैल्वेनिक सेल में अलग चीज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग चीज होता है। बट एक ही साथ एक ही इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अरे रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा भैया। एक ही पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया तो नेट तो जीरो हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। यहां पर लिखा भी होगा क्या कि समटाइम्स मेटल लाइक प्लेटिनम और गोल्ड आर यूज्ड टू इनर्ट इलेक्ट्रॉन, they do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction and for the conduction of electron। यहां पर देखो क्लियर दो लाइन लिखा हुआ है, और या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन के लिए प्रोवाइड कराएगा, रिडॉक्स के लिए नहीं। रिडॉक्स में सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है। क्लियर है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये बुक में आपका पहला ही पेज पलटोगे, पीछे में आपको दिया होगा ये डायग्राम। देखो ये क्या है? जो हमारा स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल होता है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 1.1 वोल्ट होता है, हाँ या ना? लेकिन अगर मान लो एक्सटर्नल जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसका वोल्टेज 1.1 से छोटा हो, तो यहां पर ए वाला जो केस है ना, इस केस को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। इसको क्या बोलते हैं? डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं मेरे लल्ला? जो ए वाला कंडीशन है ना, जो पहला वाला कंडीशन है, ये क्या हो गया मेरा? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल हो गया। दूसरा वाला जो बी वाला है ना भैया, यहां पर गौर से देखो, यहां पर क्या हो रहा है? जो हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो 1.1 है, एक्यूरेट 1.1 है। तो यहां से ना हमारा करंट बाहर जाएगा ना करंट अंदर जाएगा, तो नॉट वर्क एज सेल, नॉट सेल। ये कोई सेल नहीं है, ये कोई सी टाइप का सेल की तरह काम ही नहीं करेगा। जो तीसरा वाला सी वाला केस है, वहां पे एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल जो अप्लाइड आप वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे रहे हो, और जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना जो भी रिएक्शन हो रहा होता है ना, वो मतलब
फिजिबिलिटी खुद नहीं होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता, उसको एक्सटर्नली आपको करवाना पड़ता है। ये रिएक्शन खुद रहा होता है, यहाँ जो केमिकल रिएक्शन होगा खुद होगा, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से कराया जाता है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल। अब देखो कह रहा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बोलना चाह रहा है, कैन बी बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा केस में उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे? जब हमारा एक्सटर्नल, क्या बोले मेरे लल्ला, जब हमारा एक्सटर्नल जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ई सेल से ज्यादा हो जाए, 1.1 से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? उस केस में बोलेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। बट अगर 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 मेरे लल्ला ध्यान से समझो, अगर एक्सटर्नल वाला अगर लेस देन हो जाए क्या से? इस सेल से, तो इस केस को क्या बोलेंगे? इस सेल को बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। इस सेल को क्या बोलेंगे? इस समय जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा ये बनेगा गैल्वेनिक सेल, हाँ या ना? और अगर एक्सटर्नल इक्वल टू ई सेल आ गया तो उस समय वो सेल की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। नेट एक्सटर्नल जो था वो नेट इंटरनल के बराबर 0 हो गया तो उस समय सेल के बराबर नहीं होगा। ये चीज आपके पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसीलिए यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ेगा 1.1 वोल्ट की तुलना में। समझ में आया? थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हूं, याद रखेंगे, नहीं पता है तो पता कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। देखो मैं पता है क्यों दिखा रहा हूं, ये सब चीज मैं इसीलिए दिखा रहा हूं यार। लोग कहते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी चाहे बोर्ड की बात करूं, नीट की बात करूं, चाहे जेईई मेंस की बात करूं, हाँ एडवांस में यार इससे नहीं होगा, इससे और आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मेंस के लिए ना एनसीईआरटी अगर सही से करके जाओ मोर देन सफिशिएंट है, बस थोड़ा एडिशनल आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं। अब देखो कह रहा है यहां पर देखो 5 दिया हुआ, इसमें से यहां पर 4 स्टेटमेंट दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉल्यूशन आर नॉट करेक्ट। ध्यान रखेंगे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कौन गलत नहीं है। कह रहा है किसके बारे में? किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब देखो यहां पर दिया हुआ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ एटम। गौर से देखो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है साइज ऑफ एटम प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है ना सॉल्यूशन, वो किस पे डिपेंड करता है? साइज पे सर डिपेंड करता है आयन के और उसके सॉल्वेशन पे। तो पहला तो बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी मतलब कितना बेसिकली, अरे यार मान लो एक तुम क्या करते हो, पानी में कोई चीज को मिलाओ और शहद मधु में कोई चीज को मिलाओ, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? कंडक्शन में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अरे आयनिक मोबिलिटी सर, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर, लेयर के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसमें सर मधु के केस में तो विस्कस फोर्स में सर जितना विस्कस होगा उतना कंडक्शन लो होगा। तो यहां पर लिखा भी हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो यहां पर बात करता है विस्कस वाला जो कहानी है, जो यहां पर लिखा है ना विस्कोसिटी वाला कहानी, यही विस्कस वाला बात। भैया जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा विस्कस वाला, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, बिल्कुल डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन। यहां पर यह दिया भी गया है कि कंडक्टिविटी सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन आयन प्रेजेंट, यही वाला भैया क्या गलत लिखा हुआ है। यहां पर क्लियर बोला हुआ है कि साइज ऑफ आयन और उसके सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है। यह कह रहा है कंडक्टिविटी नहीं डिपेंड करता है सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, गलत लिखा हुआ है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेंपरेचर, देखो टेंपरेचर इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। मैंने बोला ना ये एनसीईआरटी में, अरे यार एनसीईआरटी का स्निप लिखा के, एनसीईआरटी का स्निप इसीलिए लाया हूं ताकि आपको ये फील करा सकूं मेरे भैया, मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी को स्किप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं नुकसान है। खुद से पढ़िए नोट्स में, अगर आपको नहीं है तो मैं नोट्स बना के दे दूंगा, लेकिन आप मेहनत कीजिए, ठीक है? एडिशनल क्वेश्चंस लगाइए। अगला क्वेश्चन आगे स्क्रीन के सामने देखो, आगे के जो 3-4 क्वेश्चन होगा ना वो बस इस पैरा से बनेगा, इसलिए पूरा पैरा अगर आप इंपॉर्टेंट है आप इसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सर कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, सब कहानी इसी से बनता है। देखो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम सिलेक्टेड हाफ सेल आर गिवन इन टेबल। एक टेबल दिया हुआ है जो मैं आगे अभी दिखाऊंगा, वो टेबल आप में पूरा टेबल में हर एक चीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है? Ag प्लस से जब Ag बनेगा, Cu2 प्लस से जब Cu बनेगा, ठीक है? Ni2 प्लस से जब Ni बनेगा, हर एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, उसके बेसिस पे आप बहुत डाटा कंक्लूड कर सकते हो। जैसे यहां पर दिया हुआ है, अगर मान लो इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है, क्या बोल रहा मेरे लल्ला? यहां पर ध्यान से देखो, कह रहा है अगर ग्रेटर देन 0 होगा मतलब
मतलब बहुत सारी बात यहां पर लिख दिया हुआ है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरे लाइन में बहुत सारी बातें हैं, देखो ध्यान से। कह रहा इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन, मतलब जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का अगर ग्रेटर देन 0 होगा, इट रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन गैस। मतलब उसका रिड्यूस वाला जो फॉर्म है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा किसके तुलना में? H2 गैस के तुलना में। कब? मैं यहां पर नोट लिख रहा हूं, यहां पर इसका समरी लिख रहा हूं। अगर स्टैंडर्ड E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, E0 सेल लिख रहा हूं, ठीक है ना मेरे लल्ला, ध्यान रखेंगे। E0 सेल अगर क्या आ गया, E0 सेल अगर आपको क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म, जो भी रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल देन H2, मोर स्टेबल देन H2। यहां पर लिखा हुआ है देखो, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन, पॉजिटिव लिख लो या ग्रेटर देन 0 लिखो, बात बराबर ही है, मैं वही लिख रहा हूं। ग्रेटर देन 0 है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ग्रेटर देन 0, मतलब क्या कह रहा है? रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीसीज, रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगा, जो भी स्पीसीज है उसका रिड्यूस वाला जो फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, H2 के तुलना में। जैसे अगर मान लो इसके उल्टा, क्या हो गया? अगर E0 सेल, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निगेटिव होगा तो उसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा वो कम स्टेबल होगा H2 के तुलना में। रिड्यूस्ड फॉर्म इज स्टेबल। अब यहां पर लिखा भी हुआ, ध्यान से देखो, इधर देखो, more stable than the reduced form of oxygen, it can be seen that the standard electrode potential for the fluorine is highest potable। फ्लोरीन के लिए आप देखोगे हाईएस्ट पॉजिटिव होता है, फ्लोरीन के लिए टेबल में सबसे ऊपर होता है, इसलिए फ्लोरीन का F माइनस वाला जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होता है। F2 और F माइनस में कौन स्टेबल है? F माइनस स्टेबल है। मैंने बोला ना, अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा H2 के तुलना में। अब देखो आगे देखना, टेबल में दिखाया गया वही, यही करना चाह रहा है कि टू गेट रिड्यूस्ड फ्लोरीन आयन एंड देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्लोराइड आयन इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेटिंग लिथियम आयन एज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाइल ये सब कहानी जो दिया हुआ है ना, ये जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और आपको बेहतर तरीका समझ में आएगा। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर आपको क्या दे रखा है? यहां पर आपको रिड्यूसिंग पोटेंशियल दे रखा है। कैसे पता चला सर रिड्यूसिंग पोटेंशियल दे रखा है? ये चीज समझ में आया ना, रिड्यूस्ड फॉर्म लेस स्टेबल होगा, इसमें क्या होगा? रिड्यूस्ड फॉर्म इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है मेरे लल्ला। अगर वो निगेटिव होगा तो वहां पर रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगा वो लेस स्टेबल होगा H2 के तुलना में, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि Cu के तुलना में Cu क्या करता है? अरे कॉपर सल्फेट H2 को रिप्लेस नहीं कर पाता। ये सब आप पढ़ते होगे, मतलब बोर्ड वाले क्वेश्चन जो बनते हैं इसके बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कायदे से एक बार पढ़ लो। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान से देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है यहां पर कितना में है, अगर आप गौर से देखोगे यहां पर ये +6 में है, +6 से +3 में जा रहा है। यहां पर कितना में है? ये 0 से -1 में जा रहा है। यहां पर ये +3 से +3, यहां पर ये कितना है? +7 से जा रहा है +2 में। यहां पर ये +3 से 0 में जा रहा है, सब रिड्यूस। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब देखो जितना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा था। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? ध्यान से समझो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? सर एजेंट खुद नहीं करता है, दूसरों को करवाता है, मैंने बताया भी है। अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो क्या करेगा? दूसरों को रिड्यूस कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आया क्या मैं बोला? अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो दूसरों को सर क्या कराएगा? रिड्यूस। दूसरों को क्या कराएगा? रिड्यूस अदर्स। दूसरों को रिड्यूस कराएगा ऑक्सीडाइज्ड सेल्फ। ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा। मैं लिख रहा हूं सेल्फ ऑक्सीडाइज। रिड्यूस्ड अदर और सेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो जितना ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इन चारों के केस में सर इसका -1 मतलब प्लस का 1.33, इसका 1.36, इसका 1. इसका सर निगेटिव है, तो नो डाउट Cr3 प्लस और Cr में तुमको पता चल गया कि आंसर यही आने वाला है। अब ये बताओ कि सर Cr रिड्यूस हो रहा है या Cr3 प्लस रिड्यूस हो रहा है? मैंने क्या बोला? खुद क्या होगा? सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। सेल्फ ऑक्सीडाइज कौन होगा? सर यहां पर Cr जो है ना वो Cr+3 में जा रहा है, हाँ या ना? तो सर ये ऑक्सीडाइज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? Cr जो होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। समझ में आया? क्यों Cr3+ नहीं? अरे Cr3+ क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अरे नहीं समझ में आया? तो इसके तुलना में Cr और Cr3+ में बोलेगा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो Cr हो जाएगा। खुद ये क्या होगा मेरे लल्ला? खुद ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। क्लियर हुआ? अब देखो जो ये क्वेश्चन बताया, पूरा लॉजिक बताया, इसके बेसिस पे अगला क्वेश्चन यहां करो। ये वही टेबल है जो मैंने बताया। जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखोगे ऊपर अच्छा है तो आप देखोगे यहां पर क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर ये बढ़ता है। ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट
क्या है मेरे लल्ला? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जैसे नीचे आओगे, अगले पेज तक मैं लिया हूं, जैसे नीचे आओगे ये वाला जो हमारा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है मेरे लल्ला? रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? जितना ज्यादा निगेटिव, अरे यार यही तो समझाया था, अरे मेरे लल्ला यही तो समझाया था कि सर जितना ज्यादा हमारा निगेटिव आएगा उतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगर ये क्वेश्चन तुमसे मैं पूछूं, सर इसका आंसर क्या रहा है? यूजिंग द गिवन डाटा क्वेश्चन विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन होगा? किसका सर सबसे ज्यादा प्लस में सर हमारा स्टूडेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? तुम बोलोगे सर सबसे ज्यादा सर इसका वाला है। अब देखो ई नॉट सेल कितना है मेरे लाला? MnO4 माइनस, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में 1.51 है। कितना है? 1.51। कितना है? ई नॉट सेल MnO4 माइनस से, MnO4 माइनस से जब Mn2 प्लस में जा रहा है तो कितना मेरे लाला दिया है? 1.51 वोल्ट, 1.51 वोल्ट दिया हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। अब देखो, अब फिर से देखो हमसे पूछ क्या रहा है कि अच्छा तुमको पता चल गया कि ये होगा, अब इस दोनों में कौन होगा कैसे डिसाइड करेंगे? कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहां पर कौन रिड्यूस हो रहा है मेरे लल्ला? यहां पर कौन रिड्यूस हो रहा है सर? ये कितने में सर? यहां पर Mn जो है ना सर, यहां पर Mn कितना में है सर? +7 में है। और +7 से सर Mn किस में जा रहा है? यहां पर Mn है, यहां पर Mn +2 में जा रहा है। तो कौन सा रिड्यूस हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है सर, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? समझ में आया? अरे आंसर क्या हो जाएगा? हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा था, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा होगा। खुद कौन रिड्यूस हो रहा है? MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा है। आंसर क्या आ जाएगा? MnO4 माइनस। क्या क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है? मेरा हमेशा क्लियर, बच्चों का एक इंटेंशन होता है कि बच्चों को ऐसे समझा दो कि क्लास सेकंड थर्ड बोर्ड का बच्चा भी देखे तो उसको समझ में आना चाहिए। मैंने बोला जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला बात अपने दिमाग में डालो। दूसरी बात, जितना ज्यादा पॉजिटिव सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सर अगर मान लो हमको पता चल गया, इस दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे सर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सर हमारा कम होगा? तो सर बेटा आप देख लो, यहां पर सर ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। खुद क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। सर MnO4 ही जो होगा, MnO4 माइनस जो है यही हमारा रिड्यूस हो रहा है। अगला क्वेश्चन आओ, देखो कितना आसानी से बनेगा। यूजिंग द डाटा फाइंड द करेक्ट रिड्यूसिंग पावर। अब देखो सबसे अच्छा कौन था रिड्यूसिंग पावर? सबसे अच्छा किसका रिड्यूसिंग पावर था? तुमने बोला सर CR का। उससे कम किसका था? CR3+। अरे सबसे डाटा के बेसिस पे देखो ना यार, सबसे ज्यादा जिसका नेगेटिव वो सबसे क्या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना? और सबसे खराब कौन? MnO4। सबसे खराब कौन? MnO4 माइनस। तो अब यहां पर देखो कोई ऐसा ऑप्शन है? MnO4 माइनस तो है ही नहीं। अब देखो Mn2+ है बिल्कुल, तो आंसर में देखो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये दोनों तो बिल्कुल वैसे ही गलत हो गया। अब देखो Cl- का देखो, Cl- का देखो डाटा, Cl- का बिल्कुल, Cl- का इससे कम है, मतलब देखो डाटा मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो नो डाउट जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा, वो Cl- का ज्यादा होगा Mn2+ के तुलना में। बिल्कुल सर सही बोले डाटा के हिसाब से। तो अपना आंसर जो है अपना सेकंड हो जाएगा। ये दोनों तो पहले ही कट गया था, ये और ये तो पहले ही कट गया था मेरे लल्ला। बस हमको ये देखना था कि इस दोनों में कौन है CR3+ और Cl- में Cl- का जो डाटा देखोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो ज्यादा पॉजिटिव है, यानी ये जो है ये आपको कम अच्छा रिड्यूस करेगा, CR3+ बेहतर तरीका से रिड्यूस करेगा। लॉजिक समझ में आया? यहां पर वही डाटा दिया हुआ था जो मैंने टेबल आपको बुक में दिखाया वही है। मजा आया तो आप एक बार बोलना। यूजिंग द गिवन डाटा क्वेश्चन 8, उसी क्वेश्चन मोस्ट स्टेबल आयन रिड्यूस्ड फॉर्म। मैंने क्या बोला था? ध्यान से समझो। मोस्ट स्टेबल आयन इन रिड्यूस्ड फॉर्म। मैंने, अगर आप याद करो, अगर ई नॉट सेल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने बोला था ई नॉट सेल जितना ज्यादा पॉजिटिव हो, ई नॉट सेल सबसे ज्यादा किसका पॉजिटिव है मेरे लाला? Mn2+ का सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। MnO4 माइनस से जब Mn2+ में जा रहा है सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा Mn2+ जो होगा वो सबसे ज्यादा हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होगा। वो सर अगर मेरे को सर थोड़ा ना चमकाओ सर और बेहतर तरीका से, मैंने बोला ध्यान से समझो मेरे लल्ला ध्यान से समझो। क्या बोला? ध्यान से समझो। देख एक बात देखो मेरे, एक बात बताओ, 1 2 3 4 Mn कितना है सर? Mn+2। एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अरे एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। सर क्या होता है सर? Mn2+ में सर D5 होता है। अरे 3D5 होता है।
सर यहाँ पर हाफ फील्ड होता है, सर हमको वैसे भी पता है Mn2 प्लस हाफ फील्ड होता है सर, हाफ फील्ड में मोस्ट स्टेबल है। देखो देखो अगर केमिस्ट्री को तुम फील करना चाहते हो ना, एक एक लेक्चर ना 2-2 घंटा 3-3 घंटा के लिए मैं भी बना सकता हूं, बट आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको अभी समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। आपको अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसीलिए से बता रहा हूं, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते तो उसका आंसर ये भी एक्सप्लेनेशन यहां से भी दे सकते हो, दोनों रीजन स्टार्ट है। वहीं अगर देखोगे किसके बेसिस पे अभी हम किया, अभी हम ई नॉट सेल की वैल्यू पे किए हैं। अगर हमारा ई नॉट सेल जितना पॉजिटिव होगा तो जो रिड्यूस्ड वाला फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा H2 के तुलना में, और अगर मान लो निगेटिव है तो रिड्यूस्ड वाला फॉर्म कम स्टेबल होगा H2 के तुलना में, जो मैं यहां पर लिखा भी था, अपोजिट लिखा था ना, अपोजिट मतलब जो रिड्यूस्ड वाला फॉर्म है वो लेस स्टेबल है किसके तुलना में, H2 के तुलना में। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके तुलना में क्वेश्चन मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म जिसका कम स्टेबल हो, रिड्यूस्ड फॉर्म जिसका कम स्टेबल हो उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर हमको ई नॉट सेल का जो वैल्यू है ना स्टैंडर्ड का, वो क्या देखना है, सबसे निगेटिव देखना है। और निगेटिव किसके केस में था, अबे यार Cr3 प्लस से Cr के केस में तो था, देखो कहीं पर लिखा है Cr3 प्लस, बिल्कुल लिखा हुआ है सर। और ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, ये और ये तो तुमको वैसे भी पता चल गया सर गलत हो गया, ये और ये वैसे भी तुमको पता चल गया गलत हो गया। अब देखो क्या यहां पर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, क्या यहां पर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नहीं सर, यहां पर इसका क्या हो रहा है, यहां से ये रिड्यूस हो रहा है। अरे यहां ये प्लस कितना में है, ये +6 से ये क्या हो रहा है, ये +3, ये अपना ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। ऑक्सीडाइज्ड मतलब खुद ऑक्सीडाइज्ड हो, वो अब फर्दर रिड्यूस हो सकता है। तो यानी देखो ये क्या है, ये +3 में, ये क्या होगा, ये फर्दर अब ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है। ये क्या, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये क्या है मेरे लल्ला, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना में है, +6 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर में कितना में है, +6 में। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेबल कौन सा फॉर्म में, ये वाला है। लॉजिक समझ में आ रहा है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। सब क्वेश्चन जो है वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन था जो मैंने बोला, एंड वो जो वाला डाटा बताया ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा हमारा अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बेसिस पे आपको पता चल गया सारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 1 मोल एल्युमिनियम Al2O3 है, इससे आपको क्या बनाना है मेरे लल्ला, इससे आपको क्या बनाना है मेरे लल्ला, इससे आपको बनाना है एल्युमिनियम, इससे आपको क्या बनाना है, एल्युमिनियम बनाना है, हाँ या ना। अब देखो एल्युमिनियम यहां पर कितना में है, आप बोलोगे सर एल्युमिनियम यहां पर कुछ और में नहीं है सर, +3 में, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है सर तो वो सर मोस्ट स्टेबल वाला सर स्पीसीज बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम। तो आप गौर से देखोगे कितना मोल इलेक्ट्रॉन लिया, अरे मेरे लल्ला इस क्वेश्चन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन लिया, तुम बोलोगे 3 मोल। मैंने आपको एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है, अगर Mg2+ से 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके Mg बना रहा है, इट इज ऑब्वियस दैट 1 मोल ऑफ Mg2+ एंड Al3+ रिक्वायर्ड 2 and 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया तो इसको 2 फैराडे चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेके ये अगर एल्युमिनियम बना रहा है तो इसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। डिट्टो देखो ना, जो मैंने आपको बताया वो यहां पर भी लिखा हुआ है, अरे लल्ला जो मैंने आपको बताया वो यहां पर भी लिखा हुआ है। आपको मैं कह रहा हूं ना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो हो पाएगा, नहीं पढ़ोगे तो भैया क्या ही कहना। समझ में आया, जितना मोल हमारा इलेक्ट्रॉन का सर एक्सचेंज होगा उतना ही मोल हमारा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ, और 1 फ्राइडे की वैल्यू होता है 96500, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द सेल कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है मेरे लल्ला, सेल कांस्टेंट को G* से डिनोट होते हैं, इसका वैल्यू होता है L/A, इसका वैल्यू क्या होता है, L/A, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब देखो सेल कांस्टेंट क्या, यहां पर लिखा भी है, यहां पर लिखा भी है। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, चेंज विद द, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है द क्वांटिटी L/A, जिसको आप सेल कांस्टेंट कह रहे हो, जिसको G* से डिनोट करते हो, इट डिपेंड ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस के पर डिपेंड करता है, और उसके अलावा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द डायमेंशन एंड लेंथ दैट कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब 2 चीज पे डिपेंड करता है, क्या, एक तो सर 2 इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इलेक्ट्रोड का ले रहे हो। अब देखो यहां कह रहा है द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी चेंज विथ चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पे मैंने बोला चेंज होता है, बिल्कुल नहीं। चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल नहीं। चेंज विथ टेम्परेचर, यार ये तीनों फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, बस 2 चीज पे डिपेंड करता है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो जो सेल कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है हमारा इलेक्ट्रोड का, चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड, उसको चेंज करोगे तो सेल कांस्टेंट अपना चेंज होगा। तो सर इस केस में सर ये तीनों फैक्टर पे चेंज नहीं होगा, हमारा सेल कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सर सेम ही रहेगा कंडक्टिविटी सेल का। क्लियर हुआ।
अगर क्लियर होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप पढ़ लिए, मैंने आपको बता भी दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, जब लेड स्टोरेज बैटरी को आप चार्ज कर रहे थे तो उस समय क्या कहानी होगा? PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb। देखो यार मेरे यहां पर क्लियर, यहां पर दो रिएक्शन है और मैं बोलूंगा प्यार से ये दोनों रिएक्शन को आप लोग जहां पढ़ते हो चिपका लीजिएगा, और ये वाला फाइनल रिएक्शन है, और ये वाला क्या है मेरे लाला? फाइनल रिएक्शन। जब हमारा लेड स्टोरेज बैटरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेड स्टोरेज बैटरी से क्वेश्चंस आता है। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड पे क्या होता है? एनोड पे गौर से देखो, पीबी क्या हो रहा है? पीबी क्या हो रहा है? Pb2+ फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। PbO2 क्या बन जा रहा है सर? Pb2 में जा रहा है, Pb+4। अरे यार यहां पर ये किस में है? यहां पर 0 से किस में जा रहा है सर? ये +2 में। और यहां पर ये +4 से किस में जा रहा है मेरे लल्ला? Pb यहां पर +2 में जा रहा है। तो गौर से देखो, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, PbO2 PbSO4 में जा रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो, PbSO4 एनोड इज रिड्यूस्ड। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे रिड्यूस होता है? नहीं भैया, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है? बिल्कुल रिडक्शन हो रहा है। और गौर से देखो, PbSO4 कैथोड रिड्यूस टू Pb, क्या PbSO4 Pb में रिड्यूस हुआ? PbSO4 Pb में रिड्यूस हुआ। कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ? कैथोड पे सर PbO2 सर रिड्यूस हो गया PbSO4 में, तो PbSO4 कैथोड इज रिड्यूस टू Pb। ना ना ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैथोड पे देखो ये क्या कह रहा है? PbSO4 कैथोड इज ऑक्सीडाइज्ड। PbSO4 ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हो रहा है, मतलब PbSO4 कैथोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू Pb, कैथोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू Pb। ऑक्सीडाइज करके Pb थोड़ी ना बना है। PbSO4 एनोड, एनोड पे PbSO4 वाला रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड टू PbO। कौन सा आंसर सही है? आपको देखो मैं सारा कुछ लिख दिया, अब आंसर चेक कर लो आप। अब आंसर चेक कर लो, देखो PbSO4 एनोड इज रिड्यूस, एनोड पे देखो एनोड इज रिड्यूस टू Pb। एनोड पे रिडक्शन नहीं होता, पहले कट करो। कैथोड पे रिडक्शन होता है, अभी देखेंगे। कैथोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसको कट करेंगे। दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब देखो कह रहा है, चौथा ऑप्शन में कह रहा है PbSO4 एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू PbO2। एनोड पे क्या हो रहा है? Pb ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन PbSO4 में जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है? कैथोड पे रिड्यूस हो रहा है। भैया अगर देखोगे तो कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। इसका कोई आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? वैसे अगर मेरे से पूछोगे ना, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है मेरे लल्ला? ओवरऑल क्वेश्चन में बात करोगे तो रिडक्शन हो रहा है, तो PbSO4 Pb में जा रहा है। ओवरऑल देखोगे तो ये रिएक्शन ओवरऑल है, ओवरऑल रिएक्शन। Pb किस में जा रहा है? PbSO4। तो PbSO4 कैथोड पे रिड्यूस होकर P में जा रहा है। इस ऑप्शन से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। वैसे कैथोड एनोड लिख रहा है तो इसको प्रॉपर लिखना चाहिए कि PbSO4 PbO2 से रिड्यूस होकर PbSO में जा रहा है, और Pb जो होता है ऑक्सीडाइज्ड होकर PbSO4 में जा रहा है। ये आंसर सही होगा। बट अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर अपने को कर सकते हैं, कैथोड पे रिडक्शन होता है और क्या हो जाता है? PbSO4 से Pb में कन्वर्जन होना। देखो ना, PbSO4 से Pb में कन्वर्जन हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और यहां पर अगर देखो ये वाला क्यों गलत हो गया? एनोड पे क्या होता है? एनोड पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। एनोड पे जो रिएक्शन होता है वहां पर Pb ऑक्सीडाइज होकर PbSO4 पे जा रहा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कर लेना मेरे भैया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। किसका? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है मेरे लल्ला? NH4OH का, NH4OH का निकालना है। देखो इसके लिए जब पहले NH4 देखो कहां पे मिलेगा, और OH देखो हमको NH4 यहां पे मिला और यहां पर मिलेगा। क्या ये रिएक्शन से बनेगा? देखो पहला ऑप्शन में लेता हूं मैं, तो वैसे कहोगे तो मैं सीधे आपको आंसर बताता हूं, सेकंड वाला करो। देखो मैं आंसर बहुत आसान है। अगर मोलर कंडक्टिविटी किसका ऐड करोगे? NH4Cl का, ठीक है मेरे लल्ला, प्लस मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का किसका? NaOH। तो यहां पर ऐड करोगे और माइनस कर दोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका? NaCl का। किसका मेरे लल्ला? NaCl का। देखो जैसे आप यहां पर ऐड करोगे ना, यहां पर ऐड करोगे तो यहां पर NH4 और यहां पर NaOH, तो यहां ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? यहां पर बनाएगा NH4OH और यहां पर बनाया NaCl। तो जो ये NaCl बनाना NaCl एक्सिस में, इसी को यहां पर इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हटा दिए, तो यहां पर NH4OH जो अपने को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए वो मिल गया। समझ में आया? वैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है हर एक आयन के करस्पॉन्डिंग होता है। जैसे अगर इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या? NH4 प्लस, और उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या?
Cl माइनस OH माइनस, हाँ या ना। बस आपको ये देखना कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से NH4 मिल जाएगा, यहाँ से Cl माइनस मिल जाएगा और ऐड कर देंगे, तो आंसर तो बहुत भैया आसान आ गया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन में देखोगे NH4 क्या करोगे लेके, यहाँ से NaCl नहीं आएगा, यहाँ से NH4 Na, यहाँ से NaCl आ गया, बट Cl यहाँ पर ये दोनों आ रहा है, यहाँ पर Na, तो ये मतलब ये नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं कोरोलॉस इफेक्ट पे, आप कर लियोगे, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, in the electrolytic of aqueous solution of sodium chloride which of the half cell will be occur at anode। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं पूरे लिखाऊं। वैसे अगर आप देखोगे ना, कैथोड कौन सा है, कहां पे हमसे रिएक्शन पूछ रहा है, देखो कह रहा है हाफ सेल रिएक्शन अकर एट अनोड। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है मेरे लल्ला क्या, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हाँ या ना। अब देखो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाता है हमारा निगेटिव चार्ज, एनोड पे कौन जाएगा, निगेटिव पार्ट जाएगा, हाँ या ना। अब देखो निगेटिव पार्ट हमारा एक्वस है, अरे एक्वस है तो एक H प्लस होगा, एक OH माइनस होगा, एक Na प्लस होगा, एक Cl माइनस होगा, यही होगा 4 आयन। अब हमारा एनोड पे कौन जाएगा, निगेटिव वाला पार्ट, तो एनोड पे हमारा जाएगा मेरे लल्ला ये दोनों पार्ट, हाँ या ना। अब देखो अगर OH माइनस जाता है, एनोड पे, तो ये लिबरेट करेगा क्या, O2 लिबरेट करेगा। अगर Cl माइनस जाता है एनोड पे, तो ये क्या लिबरेट करेगा, Cl2 करेगा। अब ये वाला होगा या ये वाला होगा, अगर आप बुक में देखोगे पूरा डिटेल तरीका से लिखा हुआ है। अगर आप इनोड सेल के बेसिस पे बात जाओगे तो आपको OH वाला रिएक्शन देगा, OH वाला रिएक्शन, और OH कहां से आता है, वाटर से आता है, H2O से आता है, तो यानी ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन। और अगर आप NCERT में जाओगे तो NCERT एग्जाम्पलर में यही टिक करेगा। बट ध्यान रखना, जब आप देखते हो ना ओवरकम O2 को, मतलब जब O माइनस मतलब OH जब O2 में कन्वर्ट होता है और Cl माइनस, तो यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लाइन, ध्यान से समझेंगे। एक बात बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, उस बात को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है, कि Cl2, हाँ ये है ना, यहां पर देखो ना, वही मैं सोच रहा था कहां गया, ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखो यहां पर क्लियर कह रहा है कि द रिएक्शन एट अनोड विल लोअर वैल्यू ऑफ इनोट। अगर आप देखो Cl माइनस और वो वाला जो मैंने अभी आपको बताया कि Cl माइनस से Cl2 में जा रहा है, H2O से O2 में जा रहा है, यहाँ Cl2 रिलीज हो रहा है, O2 रिलीज हो रहा है, तो इनोट सेल मेरे लल्ला, इनोट सेल जिसका ज्यादा होगा वो हमारा एनोड पे जाता है, इनोड सेल जिसका ज्यादा होता है वो एनोड पे जाता है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कम होता है वो कैथोड पे जाता है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखेंगे। जो मैं स्टेटमेंट बोलता हूं ना, इसको नोट डाउन करते चलना। इनोड सेल एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो एनोड पे जाता है, निगेटिव वाला पार्ट, पहले निगेटिव फिर उसमें हम कंपेयर करेंगे। और इनोड सेल एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होगा वो हमारा कैथोड पे जाता है। अब देखो इस दोनों में किसका ज्यादा है, तुम बोलोगे सर इस दोनों में सर Cl माइनस का ज्यादा है, तो ये जाना चाहिए, बट यहां पर लाइन लिखा हुआ है water should get oxidized in prefer to Cl minus, however on account of the over potential। अगर ओवर पोटेंशियल वाली कहानी आप देखोगे ना, ओवर पोटेंशियल वाली आप कहानी देखोगे तो ओवर पोटेंशियल के कारण ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन 3.36 ये वाला रिएक्शन इज प्रीफर्ड, दस द नेट रिएक्शन में बी समराइज्ड। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन 3.6, इसमें ओवर पोटेंशियल के कारण मतलब 3.36 वाला जो रिएक्शन है वो प्रीफर्ड किया जाता है। वो प्रीफर्ड मतलब ये वाला रिएक्शन, H2O वाला रिएक्शन प्रीफर्ड नहीं होके Cl वाला रिएक्शन प्रीफर्ड होता है। 10 ये आपको ये रिएक्शन लिखा हुआ है। देखो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फाइनल रिएक्शन, जो फाइनल रिएक्शन, और एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, Cl वाला। होना चाहिए H2O वाला, लेकिन हुआ Cl माइनस वाला। जो मैंने बोला आंसर होना चाहिए ये, लेकिन आप बुक में यही आंसर है जो कि गलत है। मैं फिर कह रहा हूं ना, फाइनल आंसर सही आंसर क्या टिक होगा, फोर्थ वाला होगा। इसी को आप याद रखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा मेरे लल्ला, मार्क कर लीजिएगा। अगर आपका उसमें आता है, बोर्ड में आता है या जेई में आता है, तो आप 4 का आंसर मार्क करोगे क्लियर। जो फाइनल रिएक्शन है ना, फाइनल रिएक्शन में देखो कैथोड एनोड पे क्या दिया हुआ है, समझ में आया। लेकिन अगर आप लॉजिक से बात करोगे, लॉजिकली क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए इनोड सेल के बेसिस पे, बट ओवर पोटेंशियल के कारण Cl माइनस से जब Cl2 और OH माइनस से जब O2 में कन्वर्ट होता है, तो ओवर पोटेंशियल की डाटा के अकॉर्डिंग हमको देखा गया कि एनोड पे ये वाला रिएक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जो सिंगल करेक्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपके साथ क्लियर किया और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस से Cu, Cu2 प्लस से Cu में जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू। मैंने बोला भी था, जितना ज्यादा हमारा क्या पॉजिटिव वैल्यू, जितना ज्यादा हमारा पॉजिटिव वैल्यू उतना ज्यादा हमारा रिड्यूस्ड वाला जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल। अरे पहले बोला था, अरे यार ये नोट नंबर 1,
ये नोट नंबर 1 मेरे लल्ला और नोट नंबर 2 आप जो टेबल है ना आपका जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है उसी के नीचे लिखा हुआ है अ नेगेटिव ई नॉट मींस रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2 और अगर पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो रिडॉक्स कपल वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2 और H2। अब देखो कह रहा है पॉजिटिव है मतलब रिडॉक्स रिएक्शन वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, अरे लाइन लिखा हुआ है और पॉजिटिव ई नॉट मींस क्या होगा सर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। अरे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे यार अगर वीकर हमारा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा उल्टा होता है ना, स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर 2 वाला सही हो गया। Cu कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड। नहीं भैया, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो Cu नीचे होता है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब Cu कैन नॉट डिस्प्लेस किसको भैया, Cu कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम देयर एसिड। समझ में आया? मतलब अगर आपको एक रिएक्शन लिखना है, क्या रिएक्शन मेरे लल्ला, क्या रिएक्शन लिखना है, H2SO4 प्लस मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन लिखवा सरकाना मंगन करकन फिसड कोनी SnPbH, अगर आप H2SO ये जो मैं कहानी बोल रहा था ना अभी, अगर Fe के साथ कराओगे तो यहां पर ये हमारा FeSO4 देगा और यहां H2 रिलीज करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है मेरे लल्ला वो आयरन ऊपर है H2 के तुलना में, बट कॉपर जो है वो नीचे है, इसीलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके कोई भी एसिडिक से। हाँ समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है? मेरा तो अपना देखो तरीका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का। लिथियम बेरिलियम लिख बा सर काना मग अल मंजन कर फिसिड कोनी SnPbH Cu Hg Ag Au। समझ में आया? नीचे वाला अलग PT, ये वाला हमारा केमिकल सीरीज जो होता है ना उसको याद किया हूं, आप अपने तरीका से याद करके रखे होगे, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ई नॉट सेल फॉर द सम हाफ सेल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ विच करेक्ट। ओके देखो ये कहना चाह रहा है इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन इज रिड्यूस टू कैथोड, कहना चाह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। अब देखो ये क्या है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्लोइंग रिएक्शन आर पॉसिबल एट एनोड। एनोड पे कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, देखो एनोड पे क्या हो रहा है ना, H2O H2 में बदल रहा है और SO2 माइनस H2O2 में बदल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में। ये आपके NCERT में रिएक्शन दिए हुए हैं। अब देखो उसके बेसिस पे ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि गिवन डाटा के हिसाब से कौन क्या कह रहा है, कौन हमारा क्या कह रहा है। अब देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस एट कैथोड। हाइड्रोजन क्या रिड्यूस होगा, बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगा मेरे लल्ला। इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज टू एनोड। वाटर का देखो क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर लिखा भी गया सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आंसर अपना तीसरा बिल्कुल सही है। चौथे वाले क्या करा, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड SO4 माइनस ऑक्सीडाइज टू टेट्राथायोनाइट आयन, ये भी हमारा सही बात है। यहां पर देखो ना दोनों रिएक्शन लिखा हुआ है, किसका, एनोड का, जो मैंने आपको दिखाया वही आंसर है। अरे यार मैं बार बार कह रहा हूं, आप NCERT अगर कायदे से करके जाओगे आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो बाहर से आएगा, सब NCERT, इसीलिए तो स्लिप लेके आया हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनॉट सेल 1 वो जो मैंने स्टैंडर्ड गैबियल सेल के लिए बोला था, अब ये दिया हुआ है। अब आपको कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चंस में कैसे आया, देखो मेरे लल्ला आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला पता होगा, ई नॉट सेल जो होता है ना मेरे लल्ला, ई नॉट सेल जो होता है ना, किसके लिए बोलना चाह रहा है, इक्विलिब्रियम पे। अच्छा फॉर्मूला होता है ई सेल, ई नॉट सेल, देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको पता होगा ये चीज। ई सेल इक्वल टू फॉर्मूला होता है नेक्स्ट इक्वेशन में, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, ठीक है मेरे लल्ला। RT पूरा लिख देता हूं, वो पूरा सॉल्व करने पर ही वही आता है, ठीक है, अभी बता दूंगा। 2.303 N 2.303 RT डिवाइड बाय NF, अरे यार क्या लिख रहा हूं, NRT डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय क्या होता है मेरे लल्ला, डिवाइड बाय F लॉग प्रोडक्ट, मतलब KC लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम पर तो KC हो जाएगा। अब देखो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये वाला जो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, तो यही फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट होके आ जाता है, ई नॉट सेल इक्वल टू इधर गया 2.303, ठीक है, RT, अरे यार रुक जाओ,
रुक जाओ, इसको मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला को, 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, के इक्विलिब्रियम को कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है मेरे लल्ला, NF लॉग KC। ये फॉर्मूला कहां से आया समझ में आया? अरे इक्विलिब्रियम पे कुछ चीजें जीरो हो जाती है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो जाती है और के इक्विलिब्रियम को मतलब आप KC से डिनोट करते हो। अब देखो, अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, अब देखो, अब अपने को क्या दे रखा है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दे रखा है 1.1, तो 1.1 इक्वल टू 2.303, ठीक है, RT। अच्छा, किसके लिए पूछना चाह रहा है, किसके लिए पूछना है? डेनियल सेल। डेनियल सेल में दो रिएक्शन होता है, ZN2+ जो होता है मेरे लल्ला, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या में जाता है, ZN में जाता है। अगर आप देखोगे, और Cu क्या होता है, Cu क्या होता है मेरे लल्ला, Cu2+ में जब जा रहा होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये डेनियल सेल का इक्वेशन है। नहीं पता है, NCERT के पहले ही पेज में लिखा हुआ है, जाके देख लीजिए। हाँ या ना, आपको पता होना चाहिए। तो अब n की वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा, n की वैल्यू आप दिख रहा होगा 2F लॉग के इक्विलिब्रियम। इस हिसाब से आपको आंसर दिख गया होगा, इस हिसाब से आपको आंसर दिख गया होगा। क्या आंसर दिख गया सर? ये वाला आंसर हमको दिख गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो डाटा है ना 2.303 लॉग RT NF T टेम्परेचर पे, अगर सबको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे ना, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर लोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.059 जो आप यूज करते हो, इसी की वैल्यू आती है 0.059। तो आप इसी चीज को लिखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग KC और 1.1, इसकी जो वैल्यू होती है ना, सॉल्व कर लेना, स्टैंडर्ड 298, तो इसको वैल्यू आती है 0.059। ठीक है मेरे लल्ला। तो अब यहां पर लॉग KC क्या आ जाएगा, लॉग KC क्या आ जाएगा, अरे इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई में था तो 0.059 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.2 0.059। आसान है कैलकुलेशन, बस आपको बेसिक बेसिक सी 2-3 इक्वेशन से जो याद होने चाहिए, और आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। क्लियर, आसान था। ये क्वेश्चन में जो भी चीज चाहिए था वो मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड ऑन, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है यार? नीचे ऊपर क्वेश्चन है, नीचे NCERT का स्निप पे आप देख सकते हो। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल डिपेंड करता है। पावर ऑफ AC वोल्टेज कहीं पर लिखा हुआ है? नहीं सर। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, नहीं, इस पे तो क्या डिपेंड करता है हमारा, इस पे क्या डिपेंड करता है, अभी मैंने सेल कांस्टेंट बताया था। हाँ या ना, तो 1 और 2 ही आंसर सही होगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अब देखो ये वाला फिर से क्वेश्चन आया, ये वाला फिर से क्वेश्चन आया। हमको किसका निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H2O। H2O का कैसे निकालेंगे, तो लिमर मोलर कंडक्टिविटी हमको H+ का मिल जाए, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ किसका मिल जाए मेरे लल्ला, किसका मिल जाए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी OH- का मिल जाए। अब कौन कौन से रिएक्शन में हमको OH और H+ का मिल जाएगा, बस उसको देखना है। कौन कौन से रिएक्शन में हमको H और OH का मिल जाएगा। देखो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे लल्ला, H मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, लेकिन NaCl बाहर जाना चाहिए, बिल्कुल बाहर जाना चाहिए। अरे NaCl एक्स्ट्रा गया ना तो वो बाहर चला गया। यहाँ से H मिल जाएगा, यहाँ से सर OH मिलेगा नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से H मिल जाएगा, यहाँ से OH मिल जाएगा, बट NaNO3 बाहर जाना चाहिए, NaNO3 बिल्कुल ये पॉसिबल है। यहाँ से सर हमको H मिल जाए, OH मिल जाएगा, और यहाँ से H मिल जाएगा, तो NH4Cl बाहर जाना चाहिए, NH4Cl बिल्कुल समझ में आया। H2O निकालना है ना यार, H2O, तो यहाँ से अगर H मिला और यहाँ से OH मिला तो यहाँ से NaNO3 बाहर जाना चाहिए, NaNO3। यहाँ से आपको OH मिला, यहाँ से H मिला तो NH4Cl बाहर जाना चाहिए, NH4Cl। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगा, तो 1, 3, 4 वाला सही आंसर है, बाकी के सेकंड वाला जो था वो गलत था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट विल हैपन व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। देखो कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन, तो कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, अभी मैंने बताया था, क्या होगा, Cu2+ होगा पॉजिटिव आयन में। एनोड पे क्या क्या जाना चाहेगा, कैथोड पे क्या क्या जाना चाहेगा। देखो कैथोड पे क्या क्या जाना चाहेगा मेरे लल्ला, कैथोड पे Cu2+ और H+ की लड़ाई होगी, हाँ या ना। और उसके बाद एनोड पे अगर बात करूं मेरे लल्ला, एनोड पे मेरे लल्ला अगर आपसे बात करूं तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, क्या है, कॉपर सल्फेट, तो एक SO4 2- होगा और एक OH- की लड़ाई होगी। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे प्रिफरेंशियल ऑर्डर में, तो इसका ज्यादा होता है, जिसका कौन ज्यादा जल्दी जाना चाहेगा, जिसका ज्यादा होगा एनोड पे। एनोड पे जिसका इनोड वैल्यू ज्यादा होगा, इसका कम होता है, इसका निगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है। आप टेबल में देखोगे तो H2 जाएगा कैथोड पे, कैथोड पे क्या जाएगा, H2 जाएगा। तो लिखा है कॉपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कॉपर बीट डिपोजिटेड
एनोड पे मैंने बोला था, अच्छा कैथोड पे है ना, कैथोड पे जिसकी वैल्यू निगेटिव कम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो जाता है, कम किसका है, Cu2+, कैथोड बिल्कुल जाएगा। कॉपर विल बी डिपोजिट एट कैथोड, कहीं है कॉपर विल बी डिपोजिट एट कैथोड, बिल्कुल कॉपर पे जिस कैथोड पे एनोड पे जाता है जिसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो SO4 और OH माइनस में कौन ज्यादा जाएगा, SO4 और OH माइनस में भैया आपको पता होना चाहिए O2 ही जाता है, कॉपर विल एनोड, ऑक्सीजन विल लिबरेटेड एट एनोड। क्लियर हुआ। ये देखो प्रिफरेंशियल ऑर्डर जो होता है ना, ई नॉट वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड पे वो जाता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। एनोड पे वो जाता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है। सर याद कैसे रहेगा, अरे टेबल मैंने बताया है, एक बार टेबल को नजर मार लो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। एक्वा ये क्या था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, अच्छा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सॉरी मेरे लल्ला, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है मेरे लल्ला। इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा, अरे इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या जाएगा, Cu में जाएगा, और सर Cu फिर से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, अरे Cu क्या करेगा मेरे लल्ला, Cu क्या करेगा लल्ला, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये हमारा एक रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कहां हो रहा होगा, कैथोड पे, ये रिएक्शन कहां हो रहा है, एनोड पे हो रहा होगा। तो ये कहां, एनोड कैथोड पे, कब 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 बोला, जब हमारा इलेक्ट्रोड क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, जब हमारा क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में थोड़ी ना पार्टिसिपेट करेगा, हाँ या ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड के। तो कॉपर विल बी डिपोजिटेड एट कैथोड, कॉपर विल बी डिपोजिट एट एनोड। यहां पर क्या था, ओके सही था, ये वाला आंसर सही था, ये वाला आंसर। इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में भी देखो यार, पानी तो रहेगा ना, एक्वस सॉल्यूशन है, देखो ना यार, पानी है तो एक्वस सॉल्यूशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रिएक्शन को ना, ये रिएक्शन भी होगा बट कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, सही है, जो मैंने टिक किया था वो सही है, समझो, जो टिक किया था वो आंसर सही है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में तुमने क्या किया, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिया। तो अब यहां पर क्या क्या रिएक्शन होगा, अब यहां पर क्या क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे अब क्या रिएक्शन होगा, ध्यान से समझो। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा क्या, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, Cu क्या करेगा मेरे लल्ला, 2 इलेक्ट्रॉन लेके और Cu2+ में जा रहा होगा, ये एनोड पे रिएक्शन हो रहा होगा। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, कैथोड पे इसी का रिडक्शन हो रहा होगा, यही क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके मेरे लल्ला, अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेके और रिड्यूस होकर किस में बदल रहा होगा, Cu में बदल रहा होगा। ये कब, जब हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये कब, जब हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड लिए, एक्टिव इलेक्ट्रोड, हाँ या ना। अभी देखो हमारा भले ही सॉल्यूशन में H+ OH- हो, बट वो नहीं, एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये पार्टिसिपेट ले लेगा रिएक्शन में। तो क्या होगा, कॉपर विल बी डिपोजिट एट कैथोड, और ये कॉपर विल बी डिजॉल्व होगा कहां पे, एनोड पे, एनोड पे डिजॉल्व होते चलेगा कैथोड पे। मेटलर्जी में रिफाइनिंग ऑफ मेटलर्जी, अगर मेटलर्जी रिलेटेड है, जो बच्चे मेटलर्जी एडवांस के लिए कर रहे हैं, मेटलर्जी के रिफाइनिंग में ये प्रोसेस का यूज करते हैं, जहां पर एनोड का मतलब सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा होता है, कैथोड पे जाके चिपक रहा होता है प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को हम लोग कैथोड लेते हैं, प्योर मेटल को एनोड लेते हैं, पता होगा, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिविटी कापा, कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। देखो रो जो होता है, कापा जो होता है ना, 1 रेसिस्टिविटी होता है, और जो आर होता है रो L/A होता है। यहां से आप रो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R × A / L हो जाएगा, डिवाइड बाय L हो जाएगा, बस इसको यूज कीजिए। अब कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कापा इक्वल टू पलट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, L = RA होगा मेरे लल्ला। तो 1/L LA, देखो यहाँ 1/R 1/A, तो पहला वाला आंसर सही है। और आपको पता होना चाहिए G* जो सेल कांस्टेंट होता है उसको L/A से डिनोट करते हैं, हाँ या ना। तो L/A को अगर G* लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, G* डिवाइड बाय R होगा, अरे होगा ये रिएक्शन। तो उसके हिसाब से देखो ये वाला भी सही हो जाएगा। उसके अलावा ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कापा कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन ऐसे फॉर्मूला में नहीं है, L/A के डायरेक्ट ये होता है जी, तो ये वाला नहीं, 2 वाला आंसर सही था। जो मैंने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी है, आप कर सकते हो, देख सकते हो, इजी वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनल सॉल्यूशन। आयनल सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मोलर कंडक्टिविटी देखो, बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विथ कंसंट्रेशन के द्वारा चेंज होता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ये बात तो सही है। उसके बाद कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड इलेक्ट्रोलाइट, पूरी कहानी दिया हुआ है। क्या कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मोलर कंडक्टिविटी बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया और डिस्टेंस पे सर क्या डिपेंड करता है, इस दोनों पे क्या डिपेंड करता है मेरे लल्ला, सेल कांस्टेंट। तो इस दोनों पे हमारा मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, समझ में आ गया। जो कहानी यहाँ लिखा था वही दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगा, और कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी का कहानी यहाँ पर पूरा दिया हुआ जो मैंने आपको बताया।
फॉर अ गिवन रिएक्शन Mg से Mg प्लस में, Cu से Cu प्लस में, Mg प्लस क्या होगा? देखो यार, यहां पर जो लेफ्ट वाला होता है ना, एक बात रखेंगे, जो लेफ्ट वाला होता है ना, कभी भी ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है, यहां पर क्लियर मैं लिख दिया हूं, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये क्या डिपेंड करता है? ये ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है। और ये कहां होता है? लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्शन कहां हो रहा होता है? ये हो रहा होता है मेरे लाल एनोड पे। और जो राइट हैंड साइड वाला रिएक्शन होता है वो कहां हो रहा था? कैथोड पे। ठीक है, अगर सेल इक्वेशन तुम्हारा सही लिखा होगे तो हमेशा ऐसे लिखते हैं, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिएक्शन, इसी फॉर्म में लिखते हैं। Mg इज अ कैथोड। Mg कहां पर है? कैथोड पे? नहीं भैया, Mg Cu एट कैथोड, बिल्कुल ये वाला तो सही बात है। अब उसके बाद द सेल रिएक्शन इज Mg। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, Mg से Mg2 प्लस में जा रहा है, तो Mg इधर है हमारा, क्या जा रहा है? Mg2 प्लस में। ठीक है, और Cu2 क्या है? Cu2 प्लस का क्या हो रहा है? रिड्यूसेशन हो रहा है, तो Cu किस में जा रहा है? Cu2 प्लस में। तो ये सेल इक्वेशन है, यही यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल ये वाला भी सही है। Cu जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cu नहीं भैया, Cu रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये कहानी था कुछ, और मैंने जो आपको लिखे है उसको टाइप करके भी बता दिया कि यहाँ पर पूरी कहानी आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो आज वाला PDF है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिवीजन करना था और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपको क्योंकि हर एक PDF में इंपॉर्टेंट लाइन में लिख दिया हूं पहले से। अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किया। अब जो आ रहा है, अब आ रहा है अपना मैचअप्स वाला। मैचअप्स वाला क्या है? ये मोलर कंडक्टिविटी है। ई सेल क्या होता है? ई सेल का यूनिट क्या होता है? ई सेल का यूनिट क्या होता है मेरे लल्ला? वोल्ट होता है, आपको पता होगा। तो ई सेल से क्या मैचअप्स हो जाएगा? ई सेल से हो जाएगा वोल्ट वाला, हाँ या ना? उसके बाद कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी क्या होता है मेरे लल्ला? 1 अपॉन रेसिस्टिविटी होता है। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? 1 अपॉन ओम होता है, इसका यूनिट ओम होता है। तो ओम इनवर्स बोल दो और साइमन बोल दो, दोनों ही चलेगा। अरे ओम इनवर्स बोल दो या साइमन बोल दो, दोनों ही चलेगा। तो कापा का कहां साइमन लिखा है या ओम इनवर्स लिखा है? सॉरी, रेसिस्टेंस का होता है ना यार, रेसिस्टेंस का होता है ओम। सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो साइमन मीटर इनवर्स स्टैंडर्ड यूनिट होता है, बट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसका? इसका मतलब नॉर्मल यूनिट जो रियल लाइफ में लिखते हो वो लिखते हो साइमन, क्या लिखते हो मेरे लल्ला? साइमन, और आप सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसका यूनिट हो जाएगा? ये यूनिट हो जाएगा अपना कापा का, हाँ या ना? बोलो। उसके बाद सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? जी स्टार। जी स्टार क्या होता है मेरे लाल? एल बाई ए क्या होता है? इसका होता है मीटर, इसका होता है मीटर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं वो भी बता देते हैं। तो मीटर की पावर 1 या सेंटीमीटर की पावर 1, लेकिन यहाँ मीटर की पावर 1 दिया हुआ है तो मीटर की पावर 1 हो जाएगा, हाँ या ना? लास्ट वाला क्या बच गया मेरे लाला? ये मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का ये यूनिट होता है, आप पढ़े होगे, पता होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैसे आता है? फॉर्मूला से बता दूंगा। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, अरे लल्ला, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। समझ गए? समझ गए? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का, तो ध्यान रखेंगे। ये किसका है? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़े, उसी से हम ये निकाले हैं सारा यूनिट। अगला क्वेश्चन, अब देखो अभी बताया मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? याद करो, अगर आपको पता हो, मैंने पहले बताया था। ई सेल क्या था? ई सेल था इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ई सेल क्या था? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ई सेल क्या था मेरे लल्ला? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और डेल्टा जी नॉट सेल क्या था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ या ना? अब देखो, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयन इन अ वॉल्यूम, बिल्कुल इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। देखो ये क्या होता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जितना ज्यादा हमारा डाइल्यूट करोगे उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयन और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ज्यादा हमारा कंडक्टिविटी, मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? क्योंकि एक मोल में वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम से कंडक्टिविटी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब ये क्या है? ये यार जो लास्ट वाला पोर्शन है ना सेल वाला, उसको प्लीज पढ़ लेना। यहां पर मैं कुछ लिख दिया हूं। देखो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है? अगर आपको पता हो, लेड स्टोरेज बैटरी में मैंने आपको ये रिएक्शन लिखवाया था। पीबी एनोड पे होता है, PbSO2। PbO2 क्या होता है? रिडक्शन हो रहा होता है PbSO4 में, और पीबी का क्या होता है? PbSO4 में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, मैंने बताया था। मरकरी सेल क्या होता है? देखो मरकरी सेल क्या होता है ना, अभी मैं बताऊंगा। रस्टिंग पहले क्या करता है? रस्टिंग आपको प्रिवेंटेड करता है गैल्वेनाइजेशन से। फ्यूल सेल क्या होता है? यहां पर आप एक बात देखो, गौर से मेरी बात को। मरकरी सेल सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स, जो आप सुनते हो ना कान में, वॉचेज, घड़ी में, कंसिस्ट ऑफ जिंक एमेलगम एनोड एंड पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। ये पूरा चाहना चाह रहा है आप कैथोड पे एनोड पे क्या रिएक्शन होता है मरकरी सेल में। वो नीचे लाइन लिखा हुआ है, द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इन एनी। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता, इसीलिए इसका जो सेल पोटेंशियल है मेरे लल्ला वो कांस्टेंट होता है। किसका? मरकरी सेल का। तो मरकरी सेल का क्या होता है? गिव्स स्टडी पोटेंशियल, बिल्कुल कितना? 1.35। ये याद रख लेंगे। जो लास्ट वाला चीज है ना वो इंपॉर्टेंट है यार, उसको याद रखना। और फ्यूल सेल क्या होता है? मैक्सिमम इफिशियंसीज होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन वगैरह वो चेंज करते रहते हो। अब पढ़ लेना उसके बारे में थ्योरी, मैंने आपको अभी लाइन भी दे दूंगा। अब देखो फिर से फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया।
कापा क्या होता है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता था ये बोला था अभी जीवाया अभी लिखवाया था। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, अल्फा क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यू क्या होता है क्यू बराबर IT होता है, हाँ या ना। और ये क्या होता है ये KC होता है, अभी बताया था कंसंट्रेशन KC। अरे अभी फॉर्मूला बताया था, ये चारों फॉर्मूला अभी बता चुका हूं, नहीं पता है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैक्लेंसी सेल, निकल कैलेडिनम सेल, फ्यूल सेल, मरकरी सेल। मरकरी सेल में अभी मैंने क्या बोला, देखो मरकरी सेल में ये क्या बोला अभी आप ध्यान से समझना। लैचलेंसी सेल में क्या होता है, कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू कंबसन इनटू। फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, देखो Zn प्लस Zn2 प्लस ये वाला रिएक्शन होता है फ्यूल सेल में। आपको एक क्वेश्चन ना मैं आपको कमेंट में दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट में प्लीज बताइएगा। कितने बच्चे आप सेल वाला पोर्शन पढ़ के आप ये आंसर बताइएगा। बहुत आसान है, सेल वाला पोर्शन जो है उसको पढ़ के, सेल वाला पोर्शन को पढ़ के आप इसका आंसर बताइएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। लैक्लेंसी सेल, निकल कैलेडिनम सेल, फ्यूल सेल, मरकरी सेल, डिट्टो क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो FYQ लिख रहा हूं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन खुद से करेंगे, सेल वाला पोर्शन पढ़ के इसका आंसर करेंगे। हालांकि मैं कुछ कोशिश किया बताने का, बट आपके लिए छोड़ रहा हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, F2 जो भी है ना उसको नीचे मैंने आंसर लिख दिया है तो बहुत है। F2 क्या था, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर था, नॉन मेटल विद द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, नॉन मेटल विद द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम क्या था, मेटल विद द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल विद द वीकेस्ट, मेटल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बोला भी था Al2 प्लस इज अ मेटल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही लिखा हुआ। Al3 प्लस एक मेटल है जिसका एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ या ना। A3 प्लस क्या है, मेटल है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कर रहा है। Br क्या कर रहा है, एनायन विद एन ऑक्सीडाइज्ड, एनायन है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, एनायन है कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय Ai2 प्लस, हाँ या ना। उसके बाद Au क्या करेगा, अनरिएक्टिव मेटल है। Au रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, पता ही होगा, अनरिएक्टिव मेटल है। लिथियम Li प्लस क्या है, मेटल है हैविंग लेस रिएक्टिव पोटेंशियल, मेटल हैविंग वीकेस्ट हैंस इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। I माइनस आयनायन है जो कि वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। अरे यार जो अभी आपको लॉजिक समझाया ना, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है इसीलिए मैं आप एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने क्लियर बोला। SRP स्टैंडर्ड रिएक्टेंट पोटेंशियल जितना ज्यादा हमारा क्या हो, निगेटिव हो, उतना ज्यादा हमारा अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ज्यादा पॉजिटिव होगा तो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा H2 के तुलना में। बस उसके बेसिस पे क्वेश्चन सारा बन जाएगा। अगला क्या है, असर्शन रीजन वाला कुछ क्वेश्चन है उसको करेंगे फिर कवर करेंगे। कह रहा है Cu इज अ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मैंने आपको बोला भी था रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, बिल्कुल असर्शन सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, EU2 प्लस इज अ निगेटिव। अगर आप बात करोगे ना नीचे वाले में, H2 के नीचे वाले में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सारा का निगेटिव वैल्यू है, इसीलिए उसका रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होता है, निगेटिव नहीं होता है मेरे लल्ला, इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो असर्शन सही है बट रीजन हमारा क्या गलत है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर थर्ड सही। आप जाके टेबल में देख लेना, जो कॉपर 2 प्लस से कॉपर की वैल्यू होती है वो H2 से नीचे आता है तो निगेटिव में है, निगेटिव में कॉपर का, Au का, Ag का, ये सब का वैल्यू क्या है, नीचे आता है, Pt का ये सब नीचे आता है, हाँ या ना। ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका वैल्यू स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है। असर्शन क्या रहा है, E0 सेल शुड बी पॉजिटिव फॉर रिएक्शन, सही बात है भैया। अगर आपको पता हो डेल्टा G0 इक्वल टू NF माइनस के MF E0 सेल होता है, पता है। अब देखो अगर आपको पता होना चाहिए कोई रिएक्शन फिजिबल है उसके लिए डेल्टा G क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर इसको निगेटिव रखना है तो ये वाला वैल्यू को क्या करना पड़ेगा भैया, अरे मेरे लल्ला नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला वैल्यू को आपको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। अगर कोई रिएक्शन को फिजिबल करना चाहते हो तभी ये चीज क्या हो पाएगी, निगेटिव रह पाएगी। क्यों, N और F तो कांस्टेंट है मेरे लल्ला। तो पहना चाह रहा है ई सेल शुड बी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू ऑफ फंक्शन, सही बात है। ई सेल क्या होना चाहिए, हमको पॉजिटिव होना चाहिए, असर्शन सही है। ई कैथोड इक्वल टू, देखो अब आपको ये भी पता होना चाहिए ई सेल का फॉर्मूला जो मैंने बताया है ना वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, हाँ या ना। और अगर हमारा ये चीज की वैल्यू, अगर ई कैथोड की वैल्यू मेरे लल्ला, ई कैथोड की वैल्यू मेरे लल्ला अगर ई एनोड से ज्यादा हो जाएगा तभी ई सेल पॉजिटिव आएगा और रिएक्शन फिजिबल होगा। ई कैथोड शुड बी ग्रेटर देन ई एनोड, बिल्कुल सही बात है। मतलब रीजन फॉल्स है, ई कैथोड ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको ई सेल पॉजिटिव रखना है तो ई कैथोड फॉल्स होना चाहिए, कह रहा है ई एनोड ज्यादा, तो यहाँ पर रीजन क्या हमारा हो गया, फॉल्स आ गया। ई कैथोड जो होता है वो ज्यादा होता है ई एनोड की तुलना में, क्यों, उसी केस में हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला गलत लिखा हुआ है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, आंसर थर्ड। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला। और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो तो ई कैथोड ऑक्सीडेशन पावर ऑफ कैथोड प्लस ई रिडक्शन पावर ऑफ एनोड, मतलब उस हिसाब से एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड का ऑक्सीडेशन एनोड का ऑक्सीडेशन दोनों ऐड करते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है। बट अगर ई सेल की बात करूं तो कैथोड और एनोड का क्या आता है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करते हैं। अगला क्वेश्चन
कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विथ डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। देखो मोलर कंडक्टिविटी चेंज अलग चीज है, कंडक्टिविटी अलग चीज है। कंडक्टिविटी बिल्कुल क्या होगा मेरे लिए, डिक्रीज करे। देखो बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर मोल कम हो जाएगा। क्या बोला, नंबर ऑफ आयन पर मोल डिक्रीजेज। यहां पर लिखा भी होगा यार, कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयन पर मोल, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिस कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। तो ये कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ आयन डिक्रीज, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वॉल्यूम, अरे क्या बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी वही रीजन है। कंडक्टिविटी क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम में जितना आयन प्रेजेंट हो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। और मान लो यूनिट वॉल्यूम तो बढ़ाते चले जाओगे, वॉल्यूम बढ़ाते चले जाओगे तो नंबर ऑफ आयन जो है ना पर यूनिट वॉल्यूम में वो कम होता चला जाएगा, जिसके कारण कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज करता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। देखो अगर आप बात करोगे, ग्राफ देखोगे तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, शार्प हमको एक डेविएशन देखने को मिलता है। कब, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। रीजन कह रहा है, यहां पर कह रहा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विथ डाइल्यूशन। सही बात है, अगर आप डिग्री ऑफ डाइल्यूशन की बात करो मेरे लल्ला, डिग्री ऑफ जो डाइल्यूशन होता है ना, मोलर कंडक्टिविटी होता है डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। जब जैसे जैसे भैया आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इंक्रीज करना है तो डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, मोलर कंडक्टिविटी और मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, ये बढ़ता है तो वो वाली चीज बढ़ेगा, वो वाली चीज बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे वाला स्टेटमेंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उसको नीचे लिख के लाया हूं, ताकि आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको कोई कॉन्सेप्ट मिस ना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है, मरकरी सेल डज नॉट स्टडी पोटेंशियल। अरे अब भी बताया था, अब भी बताया था आपको कि मरकरी सेल का जो स्टडी पोटेंशियल होता है वो फिक्स नहीं होता है। मरकरी सेल का स्टडी पोटेंशियल फिक्स बोला था, कौन सेल का फिक्स बोला था, यहां पर क्या बोला था, कौन सेल का स्टडी पोटेंशियल फिक्स बोला था। यहां पर देखो फ्यूल सेल का मैक्सिमम बोला था, मरकरी सेल का गिव्स स्टडी पोटेंशियल, ठीक है, स्टडी पोटेंशियल फिक्स बोला था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है मरकरी सेल डज नॉट गिव्स स्टडी पोटेंशियल, मरकरी सेल डज नॉट गिव स्टडी पोटेंशियल। नहीं भैया, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, मरकरी सेल स्टडी पोटेंशियल देता है। इन द सेल रिएक्शन आयन आर नॉट इवॉल्व इन द रिएक्शन। सही बात है, देखो मरकरी सेल डज नॉट गिव, मरकरी सेल गिव स्टडी पोटेंशियल, मरकरी सेल स्टडी पोटेंशियल देखता है क्योंकि इन साइल आयन आर नॉट इवॉल्व इन, यही वाला था, मरकरी सेल ही वाला था, एक बार देख लो, क्योंकि मरकरी सेल वाला ना, यहां देखो आयन आर नॉट इवॉल्व। देखो यहां पर कह रहा है लाइफ एज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन। किसके केस में, मरकरी सेल, मरकरी सेल के केस में क्या बोला था कि इसका जो पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है, ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इवॉल्व इन एनी आयन सॉल्यूशन। अब वही क्वेश्चन है यहां पर, वही क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान से समझो। कह रहा है मरकरी सेल डज नॉट गिव एनी स्टडी पोटेंशियल, ये गलत बात है। ये कहता है मरकरी सेल गिव स्टडी पोटेंशियल तो सही होता। इन अ सेल रिएक्शन मरकरी सेल आयन आर डज नॉट इवॉल्व, ये सही है, मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये गलत बात है। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू नहीं भैया। ये एक्सप्लेनेशन यहां से जो मैं लिखा हूं इसको मैं प्लीज हटाना चाहता हूं, ये हटेगा, ये हटेगा, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये गलत चीज है, यहां पर ये गलत चीजें लिखा है, ये गलत चीजें लिख दिया है, ठीक है, ये गलत चीजें लिखा है। हाँ या ना, समझ में आया, समझ में आया। अरे अभी बताया था, सेल वाला क्वेश्चन जो था उसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। असर्शन गलत क्यों हो गया, कह रहा है पोटेंशियल सेम नहीं होता है, सेम पोटेंशियल होता है, जो मैंने आपको बोला भी है। हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव क्लोरीन एड एन एनोड इंस्टेड ऑफ O2। अभी बताया था, अभी बताया था ये वाला क्वेश्चन, अगर याद करो O2 के बदले इंस्टेड ऑफ O2 ये देता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एनोड रिक्वायर्ड ओवर वोल्टेज। अभी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेरे भैया, Cl2 नहीं O2 जाता है, क्यों, क्योंकि ओवर वोल्टेज का एक्सप्लेनेशन होता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी उसको सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है फॉर मेजरिंग ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए आयनिक सॉल्यूशन एंड AC वोल्टेज यूज, बिल्कुल सही, DC वोल्टेज यूज नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज DC विल सॉल्यूशन, सही। अगर DC लेते हो तो कंसंट्रेशन चेंज होता है, जिसके कारण हम लोग DC नहीं AC वोल्टेज लेते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए आगे कर रहा हूं। करंट स्टॉप व्हेन E नॉट इक्वल टू सेल, ई सेल, याद करो E एक्सटर्नल E सेल, करंट स्टॉप हो जाता है, इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल, रिएक्शन इज एटेंड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे यार मैंने बताया भी था, क्या बताया था, E एक्सटर्नल, अरे लल्ला मुन्ना बताया नहीं था क्या,
ई एक्सटर्नल की वैल्यू, ई क्या बताया था यार, क्या बताया था, ई सेल अगर ई एक्सटर्नल दोनों बराबर हो जाए ना लल्ला, तो उस समय हमारा करंट स्टॉप हो जाता है। और हमारा बताया था यार 3 डायग्राम लेके, सबसे पहला ही क्वेश्चंस में जाके देखना, वहां पर सेल की तरह काम ही नहीं करेगा, वही वाला क्वेश्चंस है, यहां पर वो पूरा लॉजिक लिखा हुआ है। ई एजी प्लस से एजी में जा रहा है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एजी सॉल्यूशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो कंसंट्रेशन बताओगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। एजी प्लस एज ए पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप देखोगे एजी प्लस की ना, एजी प्लस का भी देखोगे तो सीयू प्लस से नीचे में होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं होता है, इसका निगेटिव वैल्यू होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, रीजन गलत है, रीजन गलत है, यहाँ पर ये फिर से गलत लिखा हुआ है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, ये वाला जो चीज है मेरे अल्लाह ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एजी H2 में नीचे आता है, H2 में नीचे आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? जो मैं ये लॉजिक कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? जो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली जो चीजें कह रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे लल्ला, निगेटिव होती है। आप जाके टेबल में भी देख सकते हो, आप जाके टेबल में भी देख सकते हो, जो मैंने टेबल में आपको क्या किया है, लिखवाया है, जो मैंने टेबल में आपको क्या किया है, लिखवाया है, जो मैंने आपको टेबल में क्या किया है, बताया है। हाँ या ना, समझ में आया, समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके इसके सामने, कॉपर सल्फेट कैन बी सॉर्टेड इन अ जिंक वेसल। कॉपर सल्फेट नहीं भैया, कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये क्या कर रहा हूं, कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है मेरे लल्ला, कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है, इसीलिए उसको इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। रीजन जिंक इज लेस रिएक्टिव, नहीं भैया जिंक इज मोर रिएक्टिव होता है। असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, असर्शन रीजन दोनों ही गलत है। आसान है, रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन था, रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने जिसमें टेबल बनाया था, मैंने टेबल बनाया था, वहां पर देखो एजी वगैरह नीचे है, एजी वगैरह देखो नीचे है, एजी वगैरह देखो नीचे है, कहाँ गया एजी, कहाँ गया एजी मेरे, ये देखो एजी नीचे है, H2 क्या है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर नीचे H2 है, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप टेबल में देख लेना, यहाँ पर H2 है, एजी वगैरह नीचे है, तो उसका रिएक्टिविटी सीरीज कम होता है। हाँ या ना, हाँ या ना, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पर कह रहा है एजी प्लस का वैल्यू पॉजिटिव, नहीं यार अभी जो क्वेश्चंस बताया ना, कहाँ गया यार ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस, इसमें इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना, ये जो यहाँ बताया हूं ना ये सही बात है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, वो इसलिए मुझे डाउट था, मैंने सोचा एक बार आपको देख के भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा, आंसर सेकंड है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस है ये बता दिया। उसके बाद देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको जेई और नीट के पीवाईक्यू से लाया हूं, मतलब पीवाईक्यू से डाटा कुछ चेंज करके लाया हूं आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चंस भैया इजी आते हैं, देखो आप कर ले जाओगे अगर आएगा भी तो। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन किलो जूल पर मोल में आपको बताना है 298 केल्विन पे। इस रिएक्शन के लिए, कौन सा रिएक्शन के लिए मेरे मुन्ना, इस रिएक्शन के लिए दिया गया है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, आपसे डेल्टा जी पूछ रहा है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग डेल्टा जी इक्वल टू होता है मेरे लल्ला माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हाँ या ना, यही होता है, यही होता है। अब देखो एन की वैल्यू कितना होगा इस रिएक्शन के लिए, कितना मोल एक्सचेंज हो रहा है। तुम बोलोगे सर यहाँ से अगर जेड एन की बात करूं तो जेड एन किस में जा रहा है मेरे लल्ला, जेड एन 2 प्लस में जा रहा है, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो एन की वैल्यू हो गई 2। हाँ या ना, एफ की वैल्यू उसने बोल रहा है कि 96, क्वेश्चन को इजी करने के लिए 96000 लो, ये लेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखा था 2, ये क्या क्या होगा 2 2 जा 4 इंटू 96000। हाँ या ना, 96 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 4 जा, क्या कर रहा हूं कैलकुलेशन, क्या कर रहा हूं, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 9 4 जा 36 38, 384, 384 पे 3 जीरो, तो अगर माइनस करूं 384, अगर किलो जूल में बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। समझ में आया? ये क्वेश्चन था जो बेसिक सा क्वेश्चन, ये आपका कहां पे आया हुआ है, ये आपके जेई में सेम मोर और लेस जेई का पीवाईक्यू है, जेई मेंस का ये पीवाईक्यू था। समझ में आया? समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूं कि देखो मैं जो बताया हूं ना इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थ्योरी क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चंस देखो, अगला क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है मेरे मुन्ना, कह रहा है कंडक्टिविटी दिया है NaCl, नोट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं मेरे मुन्ना, किस किस का कंडक्टिविटी दिया है। मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है किसका, NaCl। NaCl का कितना दे रखा है 126.4। हाँ या ना, उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका दे रखा है, HCl का दे रखा है, कितना दे रखा है 425.9। हाँ या ना, उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका दे रखा है, NaH का दे रखा है, कितना दे रखा है 100.5, है ना। यूनिट वगैरह यार तीनों का सेम है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हाँ या ना,
चलो ये हो गया। अब हमको किसका पूछ रहा है, एच ए के लिए, एच ए के लिए पूछ रहा है। तो एच ए कैसे बनेगा सर, यहां से एच मिल जाए, एच ए के लिए डिग्री डिसोसिएशन ऑफ एच ए पूछ रहा है क्या, हाँ एच ए पूछ रहा है। तो यहां से क्या मिल जाएगा एच, और यहां से क्या मिल जाए ए, एच ए कहां से होगा, एच एन ए होगा ना, ये गलती है, यहां पर एच ए एन ए होना चाहिए, है ना, एच एन ए होना चाहिए, ठीक है, एच एन ए होना चाहिए, एच एन ए होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर ऐड करो, यहां पर ऐड करो मेरे लल्ला, एन ए एच होगा, ये एन ए एच होगा, एन ए एच, तो एन ए एच इसको ऐड करने पर, ध्यान से समझो क्या बोला, इसको ऐड करने पर, ऐड करोगे एन ए एच मिल गया, और क्या बाहर आ गया, क्या बाहर आ गया, एन ए सी एल, अरे यार एच सी एल बाहर आ गया, ये एच ए क्या कहना चाह रहा है ये, देखो इस इसको ऐड करोगे कितना आ रहा है, इस इसको ऐड करोगे कितना आ रहा है, यहां से एन ए एच आएगा, ठीक है, यहां से एच सी एल आएगा, बाहर करोगे यहां से एन ए सी एल, तो यहां से क्या बढ़ जाएगा, एन ए यहां से सी एल, तो एच ए एच एच आ रहा है, एच टू का पूछ रहा है क्या, ये एच टू का पूछ रहा है क्या, अरे यार मैं गलत लिखा हूं, ये एन ए है, ये एन ए कैपिटल है, ध्यान से समझो मेरे मुन्ना, हम समझा क्वेश्चंस में क्या गलती करे। देखो क्वेश्चंस इजी करोगे ना, क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे, घबराओगे नहीं, आसानी से बनेगा। एन ए कैपिटल ए है, अब तुमको क्या चाहिए, एन ए चाहिए, एच ए चाहिए, तो एच यहां से ले लो, ए यहां से ले लो। अब समझ में आया, समझ में आया, आसान है रे, आसान है। तो एन ए है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका, तो ऐड करो यहां पर, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहां पर मैं लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, यहां से, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर एच और ए मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। तो ऐड करो, किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है सर 100.5, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 42.5 माइनस 162.4, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 400, और एक 500, 500 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है 400 आ रहा है, 400 क्या आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इतना समझ में आया, ये हमारा क्या आ गया, ये आया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, एन ए एच ए, किसका एच और ए का, क्लियर। अब हमसे पूछ कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे मुन्ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है अल्फा इक्वल टू लिमिटिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो एच ए का मिल गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो सर एच ए का मिल गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें सर कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो तुमको क्या चाहिए, बस ये चाहिए लैम्डा, ये तो ये कहां से मिलेगा, अगर मैं आपसे बात करूं एम कहां से मिलेगा, इसके लिए मैंने बोला हूं कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलरिटी। तो ये कितना है, कापा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है गौर से देखो, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ना 1000 डिवाइड बाय कितना, मोलरिटी कितना दे रखा हो 0 पॉइंट, क्वेश्चंस में डाटा, जो फॉर्मूला आपको यूज होगा ना वो डाटा आपको दिया होगा, बस आपको घबराने की बात नहीं है, आपको आराम से करने की क्वेश्चन जरूरत है, ठीक है। यहां से सॉल्व करो, ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहां आ गया 10 टू द पावर माइनस का 3, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5, ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर क्या मेरे लल्ला 6, ये आ गया 50, ये क्या आ गया 50, हाँ या ना। अब हमको अल्फा चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, और क्वेश्चन दनादन सॉल्व हो गया है। अल्फा क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया लैम्डा है, मोलर कंडक्टिविटी कितना आ गया एच ए का मोलर कंडक्टिविटी कितना आ गया 50, हाँ या ना, और ये कितना दिया हुआ है मेरे लल्ला, ये आगे आया था 400, ये से ये गया 8 पंचे 40, 1/8 यानी 0.0125, यही आएगा, यही आएगा 0.125 अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। समझ में आया, ये किसका क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन है आपको जेईई एडवांस, ये किसका क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला मैं आपको फील करा रहा हूं कि जो भी फॉर्मूला बताया उसी बेस पे क्वेश्चन आता है, कहीं तोफ नहीं आता है, सब कुछ इजी आता है। आपको अगर जो पढ़ाया हूं वो सही से किए होगे, जो कॉन्फिडेंस जो भी लेक्चर में बताया वो सही से सुनोगे, आप कर ले जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही से पूरा लेक्चर देखा होगा, आपको मजा आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा, कोई भी डाउट होता है तो वो पूछ सकते हैं, शेयर कीजिएगा अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो, जो भी आपके चाहे बोर्ड के दोस्तों, चाहे सीयूईटी के दोस्तों, या फिर नीट हो या फिर जेईई हो, क्योंकि मैंने उसी अकॉर्डिंग लेक्चर को प्रिपेयर किया हूं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे अगर नए आए तो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए सब्सक्राइब नोटिफिकेशन का बेल बजा लीजिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे दोस्त।